हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SPM पॉलिटिकल साइंस। और थिंकर्स हम पढ़ रहे थे और मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और ये मेरा दूसरा थिंकर्स है, जोहानेस अल्थ्यूजियस। जोहानेस अल्थ्यूजियस का जन्म 1557 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1638 में। जोहानेस अल्थ्यूजियस जर्मन न्यायविद हैं, यानी कि ये जर्मनी के हैं, न्यायविद और राजनीतिक दार्शनिक हैं। और इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें है सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो बाद में कई विचारकों ने इसको विकसित किया था। सबसे पहले उनसे पहले इन्होंने ये अवधारणा दी थी सामाजिक अनुबंध की। दूसरा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता, और इसके अलावा इन्होंने संघवाद और संविधानवाद के सिद्धांत को भी विकसित किया था। और अब हम इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एक तो है सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सिद्धांत, यानी जो समाज है हमारा उसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो किस तरह से विकसित हुई है, ये कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनका आधार क्या है, इसको समझाया है। दूसरा, इन्होंने संघवाद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। जोहानेस अल्थ्यूजियस का लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनका एक प्रमुख योगदान है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अब हम पहले पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सिद्धांत। इसमें पहला है जो सामाजिक संगठन, इसमें सबसे पहले ये है कि इसकी बुक है सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का व्यवस्थित विश्लेषण, जो 1603 में इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया है कि जो समाज है वो और समाज के राजनीतिक और सामाजिक संगठन किस तरह से विकसित हुए हैं या फिर उनका आधार क्या है। जिस तरह से हॉब्स ने सामाजिक जीवन में संघर्ष की भूमिका पर बल दिया था, हॉब्स ने संघर्ष की भूमिका पर बल दिया था, लेकिन जिस तरह हॉब्स ने संघर्ष को आधार मान के सामाजिक जीवन के संगठन का वर्णन किया था, उसी तरह अल्थ्यूजियस ने सहयोग को आधार माना, यानी कि जो परिवार समुदाय जो भी बने हैं राज्य, उसका आधार सहयोग है और सहयोग से ही राजनीति का जन्म होता है। सहयोग के आधार पर ही परिवार का जन्म हुआ, उसके बाद समुदाय आया और उसके बाद बाकी के साहचर्यों का विकास हुआ। जिस तरह हॉब्स प्राकृतिक दशा में सबके विरुद्ध सबके युद्ध की हालत को महत्व देता है, यानी कि हॉब्स मानता है कि सब एक दूसरे के विरुद्ध थे, उसी तरह मनुष्य का जीवन, हॉब्स का मानना था कि मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक, क्षणभंगुर, यानी कि मनुष्य को बहुत ही बुरी दशा का वर्णन करता है। उसी तरह अल्थ्यूजियस कहता है कि सहयोग है वो ही प्राकृतिक दशा में सहयोग ही संगठनों का आधार होता था। परिवार, उसके बाद समुदाय, ये सब साहचर्य सहयोग के आधार पर विकसित हुए थे, जो राज्य से पहले विद्यमान थे, यानी कि राज्य से पहले ही परिवार और समुदाय विद्यमान थे और इसका आधार था सहयोग, और सहयोग से ही राजनीति का जन्म होता है, क्योंकि ये सब परिवार से राज्य से पहले विद्यमान थे। ये अल्थ्यूजियस का मानना है। उसके बाद अल्थ्यूजियस ने जर्मन साम्राज्य का विश्लेषण करते हुए 5 साहचर्यों का वर्णन किया था, जिसमें सबसे पहला है परिवार, उसके बाद है मंडल या श्रेणी, उसके बाद है नगर, उसके बाद है प्रदेश, उसके बाद है राज्य या साम्राज्य। अब अल्थ्यूजियस इन सब का आधार मानता है स्नेह को, अनुबंध को, यानी समझौता, साहचर्य, मैत्री, ये सब इनको आधार मानकर इन साहचर्यों का विकास हुआ। और ये साहचर्य क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, मिल बांट कर चीज़ों का बंटवारा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कानून बने हुए हैं राज्य के द्वारा उनका पालन करते हैं, नैतिकता के साथ रहते हैं। अब इसमें परिवार और मंडल है वो क्या है, निजी साहचर्य हैं। परिवार एकमात्र ऐसा साहचर्य जो प्राकृतिक है। उसके बाद नगर, प्रदेश, राज्य या साम्राज्य, ये सार्वजनिक साहचर्य हैं। इसमें राज्य या साम्राज्य है उसमें क्या है, प्रभुसत्ता निहित रहती है। इसके अलावा मंडल, नगर, प्रदेश
इनका भी अपना अपना महत्व है, क्योंकि ये भी मानव की आवश्यकताओं या फिर उसके जो मानव के जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है उनके साथ अंतःक्रिया करते रहते हैं और मनुष्य की ज़रूरतों के अनुसार ये भी काम करते हैं। उसके बाद जो राज्य हैं उसमें अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बीच सीमा रेखा नहीं खींच सकते। अल्थुजियस के अनुसार अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अपन अलग अलग नहीं बांट सकते। ये सब अपने अपने ढंग से मानवीय जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते रहते हैं और उनकी वैधता जो ये जो साहचर्य हैं, सभी साहचर्य दे रखे हैं, इनकी वैधता क्या है? वैधता सदस्यों की सहमति पर निर्भर, जब तक जो जनता है उसकी सहमति मिली हुई है, राज्य को, प्रदेश, नगर, परिवार, सब इन सबको परस्पर जो साहचर्य की सहमति है, इन सब की परस्पर सहमति से ही इनकी वैधता बनी हुई रहती है। उसके बाद अल्थुजियस का मानना है कि राज्य या सार्वजनिक सत्ता, यानी कि राज्य या सार्वजनिक सत्ता की आधारशिला परस्पर आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे राज्य मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, उसी पर मनुष्य राज्य की जो आवश्यकताएं, कानून पालन है या कोई आवश्यकता है जैसे टैक्स देना वगैरह वगैरह, उसके बदले में वो राज्य मनुष्यों के कल्याण के कार्य करता है। तो इस तरह से ये जो परस्पर आवश्यकता की पूर्ति है यही आधारशिला है राज्य की। जैसे सहायता करना, श्रम, वाणिज्य, इन सब से क्या होता है, ये साहचर्य परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा अल्थुजियस ने राजा और प्रजा यानी कि राज्य और नागरिकों के बीच जो नैतिक बंधन है, नैतिकता पर विशेष बल दिया है। इस प्रकार हम शॉर्ट में समझे तो ये है कि अल्थुजियस ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सिद्धांत में साहचर्यों का जो वर्णन किया है, परिवार, मंडल या श्रेणी, नगर, प्रदेश और राज्य, यानी कि एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका आधार क्या है, स्नेह, अनुबंध, साहचर्य, मैत्री, मैक्सिमम इन्होंने नैतिकता पर बल दिया है। और राज्य से पहले विद्यमान था परिवार, और जो किस पे आधारित था, सहयोग पे, और सहयोग से क्या होता है, राजनीति का जन्म होता है। यानी कि राजनीति का आधार सहयोग या नैतिकता ही माना है। उसके बाद आता है दूसरा सिद्धांत है अल्थुजियस का, संघवाद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अल्थुजियस को आधुनिक संघीय सिद्धांत का जनक माना जा सकता है, आधुनिक संघीय सिद्धांत का जनक माना जा सकता है। इन्होंने संघवाद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता में परस्पर संबंध का निरूपण किया है। यानी कि अल्थुजियस ने संघवाद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता, इसमें जो इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों का आपसी संबंध है, उसका निरूपण किया है। संघीय संगठनों के विविध रूपों में अंतर, यानी कि जो उनके टाइम में जो संघीय संगठन थे भिन्न भिन्न प्रकार के, उनके जो विविध रूप थे उसमें उन्होंने अंतर किया। मुख्यतः उन्होंने हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के संघीय संगठनों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि संघीय संगठनों का जो आधार है या फिर जो उनको एकजुट करने की जो शक्ति है वो क्या है, राष्ट्रीय एकता है। इसी के बेस पे ये संघीय संगठन विद्यमान रह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि परिसंघात्मक और लोकतंत्रीय ढांचा है, उसमें स्वायत्तता और संवैधानिक सीमाओं का होना ज़रूरी है या फिर ये विद्यमान होती हैं। परिसंघात्मक लोकतंत्रीय ढांचा, स्वायत्तता, यानी कि एक तो वो स्वायत्त होंगे, उनको स्वतंत्रता होगी, एक उनमें संविधान होगा जो संवैधानिक सीमा, यानी हर काम करने के लिए संविधान का पालन करना होगा, उन पर कुछ सीमाएं लागू होती हैं। जिस तरह हमारे भारत भी इसका एक उदाहरण आ सकता है। उसके बाद प्रभुसत्ता, राज्य और नगर या प्रदेश में परस्पर सामूहिक रूप से इनमें विद्यमान होती हैं। यानी राज्य, नगर या प्रदेश जो भी है उनमें परस्पर सामूहिक रूप से, जैसे भारत पूरा देश हो गया, उसके बाद राज्य और उस राज्य, तो इसमें इनमें परस्पर संबंधित सामूहिक रूप से इनमें प्रभुसत्ता विद्यमान होती है। उसके बाद इनका मानना है कि सर्वसम्मत संविधान की नींव, इनका मानना है कि सर्वसम्मत संविधान की नींव संघवाद और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के रूप में होती है। यानी कि जो संघवाद है या फिर कोई भी राज्य है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता जिसमें होगी, या फिर लोकतंत्रीय जहाँ ढांचा है वहाँ एक सर्वसम्मत संविधान। सर्वसम्मत का मतलब ये हुआ है कि जिसमें सबकी सहमति होगी, जनता जो भी है उसके नागरिक, उनकी
उनकी सहमति से बनाया गया एक संविधान होगा, वो ही उस संघवाद के ढांचे का नींव होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो राज्य है वो क्या है, समझौतों का समूह है, यानी कि जनता या नेता या जो भी वहाँ रहने वाले नागरिक हैं वो क्या है, एक समझौता करते हैं, राज्य को वो शक्ति देते हैं कि आप ये काम करो, बदले में वो उसको उनके पालन करते हैं कानूनों का। और इस तरह से समझौते का समूह माना जा सकता है राज्य को, जिसकी नींव क्या है, सर्वसम्मत संविधान है। उसके बाद परस्पर सहमति होती है, जनता और जो राजनेता है या राज्य और जनसाधारण के बीच परस्पर सहमति होती है। नगर और प्रदेश के मध्य जो एकता का कारण क्या होती है, परस्पर सहमति। अगर सहमति है तो एकता बनी रहेगी, वरना एकता कायम नहीं रह सकती। उसके बाद आता है कि जनसाधारण और सर्वोच्च दंडाधीश के बीच जो समझौता होता है, किसको लेकर, रूप और प्रक्रिया, यानी सरकार कैसी होगी, प्रक्रिया क्या होगी, सरकार कैसे काम करेगी, तो उसको लेकर जनसाधारण और सर्वोच्च दंडाधीश का मतलब राज्य का जो प्रमुख होता है, सुप्रीम मैजिस्ट्रेट, उसके बीच रूप और प्रक्रिया के लिए समझौते होते हैं। समझौता किसके बीच होता है, जनसाधारण और सर्वोच्च दंडाधीश के बीच। अब क्या है, यहाँ पे सर्वशक्तिशाली कौन हुआ, यहाँ पे शक्तिशाली जनसाधारण हुआ, क्योंकि ये इसको कहते हैं कि तुम ये काम करो हमारा, ये इसको नियुक्त करते हैं दंडाधीश को। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली ये हुए क्योंकि ये इसका चुनाव भी कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रभु सत्ता क्या है, अल्थुजियस के अनुसार प्रभु सत्ता सर्वोच्च व सर्वोपरि होती है। सब सर्वोच्च है एक हो, सबसे ऊपर क्या प्रभु सत्ता ही होते हैं, क्योंकि ये नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण के लिए ज़रूरी है। नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये ज़रूरी होती है और इसका प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि समझौता हुआ है पहले से और समझौते के अनुसार प्रभु सत्ता का प्रयोग अनिवार्य होगा। अगर प्रभु सत्ता का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर उस समझौते का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसके और ये क्या समस्त सदस्यों में विद्यमान रहती हैं, A to Z, छोटा बड़ा कोई भी, उसमें समस्त सदस्यों में विद्यमान रहती हैं। और जो राज्य के कार्य हैं जनसाधारण क्या करता है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि जनसाधारण में इतनी क्षमता या इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो सारे काम कर सके, इसलिए वो क्या करता है, राज्य के जो काम होते हैं उनके लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है कि अंतिम प्रभु सत्ता जनसाधारण में निहित रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अल्थुजियस के अनुसार अंतिम प्रभु सत्ता किस में निवास करती है या किस में निहित होती है, तो वो क्या, जनसाधारण में। इसने जनसाधारण को बहुत महत्व दिया है, जबकि राज्य के जो सर्वोच्च नेता है उनको कम और जनसाधारण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद जो अल्थुजियस का जो लोकप्रिय प्रभु सत्ता का सिद्धांत था उसको रूसो ने विकसित किया था। आगे रूसो ने इस पर काफ़ी काम किया। और दूसरा इसका जो अल्थुजियस का सिद्धांत है संघवाद व संविधानवाद, उसको कार्ल जे फ्रेड जो अमेरिका के हैं, उन्होंने संघवाद और संविधानवाद इनकी व्याख्या की। और अल्थुजियस का जो सहवर्तन का सिद्धांत है, यानी परस्पर सहमति, सर्वसम्मत सहमति, इसका जो परस्पर संबंध इन्होंने बताया था, उसको सहवर्तन सिद्धांत को इन्होंने काफ़ी विकसित किया और मान्यता दी। तो ये अल्थुजियस पे पूरी बात हमने कर ली। अब ये है कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। इसमें एक तो ये याद हमें रखना चाहिए कि ये जर्मनी के हैं। दूसरा उनका ये है कि सामाजिक अनुबंध और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के इन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता काफ़ी काम किया है। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। उसके बाद इन्होंने संघवाद व संविधानवाद की व्याख्या की है और उनके कई सिद्धांत विकसित करने में भी विशेष भूमिका निभाई है। तो इनका संघवाद व संविधानवाद से भी संबंध है। दूसरा है कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो इनकी एक बुक है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1603 की। उसके बाद इन्होंने हॉब्स की तरह, जिस तरह हॉब्स ने संघर्ष पे बल दिया है, लेकिन इन्होंने सहयोग पे बल दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि ये सहयोग और नैतिकता को विशेष बल देते हैं, नैतिकता को। उसके बाद इन्होंने जर्मन साम्राज्य का वर्णन किया है और 5 जरिए बताए हैं: परिवार, मंडल या श्रेणी, नगर और प्रदेश और राज्य या साम्राज्य। और ये परिवार या मंडल, निजी, ये 3 सार्वजनिक है। इसके बाद इन्होंने स्नेह, अनुबंध, साहचर्य, मैत्री, विनिमय, नियमों का पालन, नैतिकता, इन सब पर बल दिया है। साहचर्य की वैधता का आधार ये सहमति को मानते हैं और राज्य या आधारशिला है वो क्या है, परस्पर आवश्यकता के प्रति। इसका मतलब ये कि परस्पर सहयोग को ये बल महत्वपूर्ण मानते हैं।
लोकप्रिय प्रभुसत्ता संघवाद इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसके बाद आधुनिक संघीय सिद्धांत इनको जनक माना जाता है। ये इन दोनों में संबंध और इन दोनों में अंतर ये इन दोनों में संबंध को बताते हैं और ये संघवाद के विभिन्न रूपों में अंतर को बताते हैं। इन्होंने हॉलैंड व स्विट्जरलैंड का अध्ययन किया है और इसके बाद इनका जो परस्पर सहमति का सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये जनसाधारण को सर्वोच्च शक्तिशाली मानते हैं और उसके बाद आता है कि ये प्रभुसत्ता है, इसका प्रयोग अनिवार्य मानते हैं और ये अंतिम प्रभुसत्ता को जनसाधारण में निहित मानते हैं। तो ये हमारा लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।